और हम ये मैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स करवाऊंगा तो उसके साथ में चीजें वो करवा दूंगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट का, जहां पे उसकी जरूरत होगी। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं A2 केमिस्ट्री, यानी A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हमने AS की ऑर्गेनिक का काफी सारा रिवीजन किया है और बहुत सारा काम मैंने आपको दिया है करने के लिए, कि स्पेशली जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो है वो आप अटेम्प्ट करें, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस को रिकॉल करें और साथ साथ पेपर 2 अटेम्प्ट करना शुरू करें, ताकि नेक्स्ट 15 डेज में आपका जो AS का सिलेबस है वो सारा रिवाइज हो जाए। और अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो आप आके मुझसे डिस्कस करते जाएं। जब तक ये साथ साथ कवर नहीं होगा, आपके लिए A2 के पास पेपर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली जो हमारा A2 का सिलेबस है, दैट इज रिलेटेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरोमेटिक में लफ्ज एरोमा पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था स्मेल के लिए, और साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें एरोमा होता है, उनको वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा करते थे। लेकिन आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता ये प्रूव किया कि हर एरोमा कंटेनिंग कंपाउंड एक जैसे नहीं होते। ठीक है, एरोमा कंटेनिंग कंपाउंड एक जैसे नहीं होते, लिहाजा अब जो हम डिफाइन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स को, हम अब कहते हैं इनको कि कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स having structure and properties like benzene। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लाइक बेंजीन, यानी हर वो कंपाउंड जिसमें स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज लाइक बेंजीन होगा, हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तब सवाल ये है कि बेंजीन में ऐसी क्या खास बात होती है, तो अल्टीमेटली जो है मैं आपको बेंजीन की खास बात और उसका इशू बताता हूं। देखिए, बेंजीन का मसला ये है कि बेंजीन का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, और ये फार्मूला शो करता है कि बेंजीन को हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ये फार्मूला C6H6 ये रिप्रेजेंट करता है कि बेंजीन को हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। क्यों? देखिए, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कार्बन के साथ 6 कार्बन के साथ अगर 14 हाइड्रोजन हो तो वो अल्केन होगा। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी अगर ये C6H12 होता मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम कहते हैं कि ये अल्कीन है। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है, और ये C6H6 इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपाउंड जो है ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जाते हैं कंपाउंड में अनसैचुरेशन लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो बेंजीन फॉर्मूले के हिसाब से बेंजीन इज कंसीडर्ड टू बी हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है तो फिर इसमें
आपको याद होगा अनसेचुरेशन टेस्ट जो आपने एएस के सिलेबस में पढ़ा है। दो अनसेचुरेशन टेस्ट आपने पढ़े हैं जो डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक अनसेचुरेशन टेस्ट आपने पढ़ा है ब्रोमीन वाटर के साथ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर के ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देते हैं। या दूसरा अनसेचुरेटेड टेस्ट आपने जो पढ़ा है वो एक्वस केमेनोफोर के साथ पढ़ा है कि एक्वस केमेनोफोर डीकलराइज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर अगर आप उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं। अब बेंजीन में ये दोनों काम किए गए, यानी रूम टेम्परेचर पर उसमें एक्वस ब्रोमीन डाला गया और रूम टेम्परेचर पर उसमें एक्वस केमेनोफोर डाला गया। जब बेंजीन में एक्वस केमेनोफोर डाला गया तो एक्वस केमेनोफोर के साथ बेंजीन का रिजल्ट जो आया वो आया नो डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन नहीं हुई, यानी आपने बेंजीन में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेंजीन को हाईली अनसेचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन वो अनसेचुरेटेड प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक्वस केमेनोफोर डालने पर डीकलराइजेशन नहीं हुई। और नो डीकलराइजेशन का मतलब ये है कि कंपाउंड बिहेव्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड बिहेव्स एज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये फार्मूला बेंजीन का फार्मूला ये कह रहा है कि बेंजीन को हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, जबकि इसका बिहेवियर केमेनोफोर के साथ ये कहता है कि देयर इज नो डीकलराइजेशन। इसका मतलब है कि कंपाउंड को सैचुरेटेड होना चाहिए। तब आप देखिए कि ये मिस्ट्री, ये मसला साइंटिस्ट के सामने एक लंबे अरसे तक रहा, तकरीबन 70-80 साल तक जो है ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। बेंजीन को पहली दफा माइकल फैराडे ने आइसोलेट किया था, यानी पहली दफा बेंजीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी कि बेंजीन या एरोमेटिक कोई कंपाउंड होते हैं वो मिली थी, वो माइकल फैराडे ने बेंजीन को आइसोलेट किया था। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में तकरीबन 70-80 साल लग गए, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि उस जमाने में टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा लोग प्रिडिक्शन करते थे, जाहिर सी बात है थ्योरीज डेवलप होती थी, और उसी थ्योरी की बेस पर जो बेंजीन का वो स्ट्रक्चर जो आज मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बेस बना है, इट वाज किक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में बाद में एक्सप्लेन आपको करूंगा, लेकिन ये किक्यूल स्ट्रक्चर यूं समझ लीजिए कि मॉडर्न स्ट्रक्चर की बेस बना। वैसे तो किक्यूल के अलावा और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर पर काम किया और उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किया, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उतने अप्रिशिएट नहीं किए गए जितना स्ट्रक्चर किक्यूल का अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है इसमें बहुत सारी बातें वो हैं जो आज बेंजीन का प्रूवन स्ट्रक्चर है, जो आज बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने प्रूव कर लिया है, हमने उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है, वो इस स्ट्रक्चर से करीब तरीन स्ट्रक्चर है। इसीलिए किक्यूल को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है इस हवाले से कि किक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो बेस बना मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। अच्छा, अब किक्यूल ने क्या कहा, देखिए मसला क्या है, फिर वही प्रॉब्लम में दोबारा बताऊं कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अब सवाल ये था किक्यूल के सामने कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगेंगे तो बाकी कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी। आप सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो अब अगर हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं तो वो 4 बॉन्ड्स कैसे होंगे, तो वो स्ट्रक्चर जो था किक्यूल का, इसमें उसने पहला पॉइंट ये दिया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है
It is hexagonal in shape. बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है that is hexagonal in shape. हेक्सागोनल का मतलब ये है कि बेंजीन में हेक्सागोनल रिंग फॉर्म हो रहा है इस तरह से. दिस इज हेक्सागोनल रिंग. और फिर उसने ये कहा कि ईच कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन, ईच कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन has one carbon atom. Each corner of hexagon has one carbon atom. ये मैंने यहाँ पे शो भी किया है कि each corner of hexagon has one carbon atom. इसके बाद तीसरी बात ये की गई कि each carbon has one hydrogen. हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है. So each carbon has one hydrogen. अब मसला था फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन का. हमें पता है कि कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स बनने हैं. अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो बेंजीन में हर कार्बन 3-3 बॉन्ड्स बना रहा है और ये 3-3 बॉन्ड्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि अभी एक बॉन्ड बाकी है हर कार्बन पर. लिहाजा फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन का किक्यूल ने कॉन्सेप्ट दिया कि बेंजीन रिंग हैज alternate double bonds. Benzene ring has alternate double bonds. और alternate double bonds का मतलब ये है कि ये alternate double bonds. अब आप देखें इस स्ट्रक्चर में जो कि किक्यूल स्ट्रक्चर कहलाता है और इसे हम साइक्लोहेक्साट्राइन भी कहते हैं. साइक्लोहेक्सा फॉर 6, ट्राइन का मतलब 3 डबल बॉन्ड. तो इस स्ट्रक्चर में किक्यूल ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया और इस स्ट्रक्चर में सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं. प्रॉब्लम डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है. जो किक्यूल के स्ट्रक्चर पर एतराज किया गया वो एतराज ये था कि अगर किक्यूल का स्ट्रक्चर ठीक है और किक्यूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से बेंजीन में कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इस बात को कंफर्म करती है कि उसको KMnO4 के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट देना चाहिए. लेकिन बेंजीन KMnO4 के साथ या एक्वस ब्रोमीन के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता. ये इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं. अच्छा, अब ये बात बाद में इस तरह भी वेरीफाई हुई कि बेंजीन में आप देख रहे हैं किक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है.
अच्छा, मैं आपको बताऊं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 0.154 नैनोमीटर होती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 0.134 नैनोमीटर होती है। ये बात आपने बॉन्डिंग में भी पढ़ी है, और वैसे अगर आप डेटा बुकलेट देखेंगे तो उसमें भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर बेंजीन का किक्यूल स्ट्रक्चर ठीक है तो उस सूरत में बेंजीन में दो तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड होने चाहिए, एक जिसकी बॉन्ड लेंथ 0.154 है और एक जिसकी बॉन्ड लेंथ 0.134 नैनोमीटर होनी चाहिए। लेकिन जब बेंजीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तो पता ये चला कि इन केस ऑफ बेंजीन कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.139 नैनोमीटर है। यानी इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान इसकी बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि बेंजीन में ना तो प्योरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है और ना ही बेंजीन में प्योरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में जो कुछ भी है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई डिफरेंट बात है जो उस वक्त या उस दौर में समझ में नहीं आई। होपफुली आपको मेरी बात कि क्यूब स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गई होगी और आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं होगा। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। जी, कोई क्वेश्चन है शायद? जी एक मिनट देखता हूं मैं। ये पार्शियली अनसेचुरेटेड तो खैर कोई चीज नहीं होती। इस पर मैं अभी बात करता हूं आगे के एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है। बॉन्ड लेंथ की ये बात बता रहा था मैं, देखो कि अगर हम किक्यूल के स्ट्रक्चर को सही मान लें तो इस हिसाब से किक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें हैं, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करें और अगर किक्यूल का स्ट्रक्चर ठीक होता तो उस एनालिसिस के नतीजे में हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के बॉन्ड्स मिलते, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कुछ और होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कुछ और होती है। लेकिन जब बेंजीन की एनालिसिस की गई तो बेंजीन की एनालिसिस में सारे बॉन्ड्स जो हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, और जो मेजर की गई है 0.139 नैनोमीटर, which is in between single and double bond। वो ना तो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड की वैल्यू है ना ही ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड की वैल्यू है, बल्कि ये बिल्कुल एक नई वैल्यू है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो रही है कि बेंजीन में ना तो प्योरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना ही प्योरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। होता क्या है ये अभी मैं आपको आगे बताता हूं। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है वो। ठीक है जी, तो अब जो है वो जो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर कहलाता है, तो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो क्या है? यानी आज जो हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन करते हैं और आज जो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं जिस तरह से, वो क्या है? डेफिनेटली वो क्यूल की मॉडिफाइड फॉर्म है मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन
उससे मुख्तलिफ इस सेंस में है कि वो जो डबल बॉन्ड का मसला था वो मॉडर्न स्ट्रक्चर में रिजॉल्व हो गया है। एग्जैक्टली क्या होता है अब आपको मैं एक्सप्लेन जब करूंगा तो बात समझ में आ जाएगी कि बेंजीन के अंदर जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ पुरानी बातें अगेन एएस की रिकॉल करनी पड़ेंगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट। और ये बात आपको एएस में भी बताई गई होगी कि कार्बन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है तो इट टर्न्स टू एक्साइटेड स्टेट। कार्बन टर्न्स टू एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में टर्न होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करता है p ऑर्बिटल में। आप देखिए यहां पर s1 से ये p3 हो गया है, s1 से ये सॉरी s2 से p3 हो गया, और 2s1 2p3 का मतलब ये है कि 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p3 का मतलब ये है कि 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हैं, और वो चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये बॉन्डिंग से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राइट जी। अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में ऑब्जर्व ये किया गया है कि ईच कार्बन इज sp2 hybridized. In case of benzene, each carbon is sp2 hybridized. अब ये hybridization आपने अपने एएस के सिलेबस में बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ी थी और होपफुली ये फिजिकल क्लासेस थी, इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पता हो। किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड। अच्छा तो ये शायद जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बॉन्डिंग के लिए जाता है तो वो बॉन्डिंग करने से पहले बॉन्ड बनाने की तैयारी करता है, और वो बॉन्ड बनाने की तैयारी ये होती है कि वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करता है। हाइब्रिडाइजेशन दो एटम्स के दरमियान नहीं होती, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन विद इन एन एटम होती है। यहां मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू hybrid orbitals of same energy and shape is
called hybridization. Mixing of atomic orbitals to produce new hybrid orbitals of same energy and shape is called hybridization. यानी हाइब्रिडाइजेशन विद इन एन एटम होती है। एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर कुछ नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। और वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी और उनका शेप सेम होता है। वो सेम एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस आपने पढ़ी थी, sp3, sp2 और sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं और 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की खास बात ये होती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अगर 4 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 3 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 2 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो फिर 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि कार्बन का एक s और 2 p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्सअप हो गए और ये हाइब्रिडाइज हो गए। यानी बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, 1s प्लस 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे और ये मिक्सअप होकर फॉर्म करेंगे 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो 1s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए और इसकी जगह 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। ये है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। और ये जो 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है दैट विल बी ट्राइगोनल अरेंजमेंट। यानी जो 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं वो 3 नए ऑर्बिटल जो है वो ट्राइगोनली अरेंज होते हैं। अब देखो मैं यहां ट्राइगोनल अरेंजमेंट एक कार्बन का शो कर रहा हूं। ये है एक कार्बन बेंजीन में और एक कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। इसका मतलब ये है कि 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि हर कार्बन 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। इस तरह से बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो। बेंजीन में
एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं और 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और वो जो 3 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो ट्राइगोनली अरेंज होते हैं। ये मैंने आपके सामने इस वक्त जो डायग्राम शो की है, इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल हैं और ये तीनों ट्राइगोनली अरेंज्ड हैं, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, क्योंकि ट्राइगोनल अरेंजमेंट में हमेशा एंगल 120 डिग्री का होता है। ये मैंने अभी आपके सामने एक कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं। अभी मैं यहाँ पे पॉज करता हूं, मुझे बताइए अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो उसको मैं क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जी, कोई क्वेश्चन है और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। राइट, अब इस तरह से टोटल बेंजीन के अंदर 6 कार्बन हैं और हर कार्बन के पास 3-3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब होता यह है कि हर कार्बन का एक sp2 जो है वो दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करता है। ये मैंने एक ओवरलैपिंग आपके सामने शो की है, और इसी तरह से एक ओवरलैपिंग यहां होगी। अब कार्बन का sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और ये ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग होती है, और लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी AF का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का एक sp2 ऑर्बिटल जो है कार्बन का, वो दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से दूसरा sp2 ऑर्बिटल वो कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है टू मेक सेकंड सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक और सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। 2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, और एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान होता है। इस तरह आप देखिए कि यहां पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, और इसी तरह से अब एक और कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। ये एक और कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। ये हो गए टोटल 6 कार्बन, और हर कार्बन के एक एक sp2 के साथ एक एक हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी 2 sp2 ऑर्बिटल 2 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 2 मजीद सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल में हर कार्बन की सराउंडिंग में 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। So in benzene molecule, each carbon has 3 sigma covalent bond.
कोई सवाल? अब अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है और देखिए अब हर कार्बन के साथ 3-3 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि कार्बन की चौथी वैलेंसी का क्या होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और वो ये है कि अगर आप दोबारा से पुरानी वाली बात पे गौर करें, हमने ये कहा था कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिक्सिंग करेंगे। लेकिन कार्बन के पास जो टोटल ऑर्बिटल अवेलेबल थे आउटर मोस्ट शेल में वो 4 थे। 4 में से 3 ऑर्बिटल तो मिक्सिंग में इस्तेमाल हो गए, अभी एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस ऑर्बिटल को कहा जाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन मॉलिक्यूल में हर कार्बन के पास ये बेटा मैंने बेंजीन मॉलिक्यूल बना दिया हेक्सागोनल शेप में। अब बेंजीन मॉलिक्यूल में हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। अनहाइब्रिड का मतलब यह है कि जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डंबल इन शेप। इसका मतलब यह है कि बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक डंबल मौजूद होता है। ये मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन के 6 कॉर्नर बनाए, हर कॉर्नर पर एक एक डंबल बना दिया, और ये 6 डंबल हैं जो बेंजीन में मौजूद हैं। यानी एक बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, देयर आर 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनका जो आपस का डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। और ये p ऑर्बिटल जो हैं, ये सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल फ्लैट होते हैं, क्योंकि ट्राइगोनल शेप जो होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन सारे के सारे फ्लैट होते हैं, और हर कॉर्नर पर एक एक डंबल होता है, और ये 6 डंबल होते हैं, और 6 के 6 डंबल एक दूसरे के पैरेलल हैं। All 6 unhybrid orbitals are parallel to each other. और अभी फिर ये आपने अपने एस की बात देखें कि पैरेलल ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो अब होता ये है बेंजीन में ये होता है कि all 6 unhybrid orbitals, all 6 unhybrid orbitals overlap with each others to make a common pi orbital. ये आप देखिए, ये जो मैंने शो किया है, ये
है बेंजीन में ओवरलैपिंग का पैटर्न शो करने का तरीका। जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल होता है, उसकी दो लूप्स होती हैं। तो अपर लूप के साथ ओवरलैप करती है, लोअर लूप के साथ ओवरलैप करती है। तो आप देखें मैंने ग्रीन जो मार्क किया है वो अपर लूप को ओवरलैप करवाया है, और जो ऑरेंज मार्क किया है वो लोअर लूप को ओवरलैप करवाया है। और ये तमाम के तमाम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और इस ओवरलैपिंग का नतीजा ये निकलता है कि आफ्टर देयर ओवरलैपिंग दे विल मेक अ कॉमन पाई ऑर्बिटल। यानी बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, और इस ओवरलैपिंग का नतीजा ये निकलता है कि बेंजीन के अंदर एक कॉमन पाई ऑर्बिटल जनरेट होता है, और हम उसको इस तरह रिंग की फॉर्म में शो करते हैं। ये रिंग इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बेंजीन रिंग के अंदर कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज होते हैं, जो बेंजीन रिंग के अंदर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होकर ये 6 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये 6 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक कॉमन पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि एक कॉमन एरिया डेवलप हो जाता है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए बेंजीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो ना तो सिंगल बॉन्ड को मैच करती है और ना ही डबल बॉन्ड को मैच करती है। इसी वजह से आज जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि उसकी जगह ये एक रिंग बनाते हैं। और ये रिंग जो है, ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहते हैं मेकिंग अ कॉमन पाई ऑर्बिटल इन विच, ये जो मैंने लिखा है ये जरूर आपने कॉपी करना है कि all 6 unhybrid orbitals overlap with each other to make a common pi orbital in which 6 electrons are continuously delocalized. All 6 electrons are continuously delocalized and provide greater stability to benzene ring. और डबल बॉन्ड ना होने की वजह से, ये डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं होता। इसीलिए बेंजीन एक्वस केमेनोफोर के साथ या एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्लाउड होता है जो बेंजीन रिंग के अंदर मूव कर रहा होता है, इनसाइड द बेंजीन रिंग। और इवन आपको मैं एक बात और बताऊं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से कहा जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके सेंटर में कार्बन और हाइड्रोजन होता है फ्लैट,
और उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जो बेंजीन रिंग के अंदर मूव कर रहा हो। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो क्या फिर बेंजीन जो है गुड, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा है। तो इशू ये है कि बेंजीन के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा है, लेकिन बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बेंजीन के दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड नहीं होता। लिहाजा वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विद इन बेंजीन रिंग मूव करता है वो दूसरे बेंजीन में ट्रांसफर नहीं होता। आपको पता है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है एक बेंजीन से दूसरे बेंजीन में, तभी करंट कंडक्ट होगा। और उसके लिए उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होना जरूरी है, जबकि बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई लिंक नहीं होता, बल्कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल और दूसरा बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ये वैन डर वाल फोर्सेस के जरिए से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो बेंजीन और बेंजीन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, और इसी वजह से बेंजीन कैन नॉट बिहेव एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसकी जगह अगर आप याद करें, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट में ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ग्रेफाइट के अंदर भी एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह यही है कि वहां पर ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड होती, वहां पर ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और उनके आपस में कनेक्टेड होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टेंस पॉसिबल हो जाता है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टेंस बेंजीन में पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूल नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एक बेंजीन और दूसरे बेंजीन के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं सिर्फ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रांग होने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए बेंजीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अभी एक बात इंशाल्लाह और है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो मैं अगली क्लास में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। कोई अगर क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन में है तो पूछ लीजिए। जी, इसको सैचुरेटेड बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। प्रैक्टिकली ये सैचुरेटेड है, प्रैक्टिकली इट बिहेव्स एज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल।